नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लब के एक कमरे में। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से विकी मिस्का को लेकर कमरे में चला जाता है, जिस वजह से मिस्का गुस्सा हो जाती है। लेकिन विकी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मिस्का अभी भी नखरे दिखा रही थी और उसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। ये देखते हुए विकी को भी गुस्सा आ गया। उसने पीछे से मिस्का के बाल पकड़े और उसे खींचते हुए दांत पीसकर बोला, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें रिलैक्स कर रहा हूँ और तुम्हारा गुस्सा शांत रहा हूँ, तो तुम नखरे दिखा रही हो। ये सुनकर मिस्का दर्द भरी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो विकी? मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर विकी उसके होठों को काटते हुए बोला, थोड़ा दर्द होना भी चाहिए। मैंने कहा मेरा साथ दो और तुम नखरे दिखा रही हो। मिस्का को सच में बुरा लग रहा था। वही मिस्का की आंखों को नम देखकर भी वो खुद को हल्का सा शांत करती है। फिर उसी पोजीशन में मिस्का को घूरते हुए बोला, मिस्का बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करो। तुम कोई टीनेज लड़की नहीं हो जो तुम ऐसी सिचुएशन में नखरे दिखा रही हो। तुम्हें भी पता है रिलैक्स होने का सबसे अच्छा तरीका है वाइल्ड रोमांच। इसीलिए इस तरह से बिहेव मत करो जैसे मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती की हो। वही मिस्का भी खुद को रिलैक्स कर देती है, लेकिन उसे सच में आकाश जिंदल का गुस्सा कहीं पर तो निकालना था। उसने तुरंत विकी को बिस्तर पर धकेल दिया और वो उसके ऊपर आ गई। फिर पास के ड्रॉवर से कुछ एडल्ट टॉयज निकलती है और विकी के देते हुए बोले, आज मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो बचकर रहना। इतना बोलकर वह एक झटके में विकी की शर्ट फाड़ देती है और उसके दोनों हाथों को हथकड़ियों की मदद से बिस्तर पर लगा देती है। उसके बाद वह उसके पूरे कपड़े निकाल देती है और वहां पड़े हुए रोप की मदद से उसे मारने लगती है। विकी भी इसे एंजॉय कर रहा था। आखिरकार विकी मैच्योर आदमी था। उसे वाइल्ड रोमांस पसंद था, खास करके टॉर्चर वाला रोमांस। वह बहुत एंजॉय करता था। हालांकि मिस्का कभी इजाजत नहीं देती थी खुद को हार्म करने की, लेकिन आज वो इतनी गुस्से में थी इसलिए उसने खुद आगे चलकर पहल की। उसने थोड़ी देर मिस्का के टॉर्चर को बर्दाश्त किया और उसके प्लेजर को महसूस किया, लेकिन जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने एक झटके में हथकड़ी खोल दी और मिस्का को नीचे लेटाते हुए उसके ड्रेस को नीचे से ऊपर कर दिया। वैसे भी उसकी ड्रेस छोटी सी थी और बिना वार्निंग के उसके अंदर एंटर होते हुए मिस्का के होठों को कैद करके उसके उभार मसलने लगा और वाइल्ड तरीके से रोमांस करते हुए बोला, बस बहुत हुआ, चलो कुछ असली काम करते हैं। तुम्हें बिल्कुल भी इन चीजों को इस्तेमाल करना नहीं आता, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इतना बोलकर उसने एक रस्सी ली और मिस्का के हाथों को बांधकर बिस्तर के ऊपर से खींच लिया। अब मिस्का उसके नीचे तड़प रही थी। उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, वह छटपटा रही थी। इस बीच वह अपने होठों से मिस्का के शरीर पर जगह जगह पर निशान बना रहा था और उसके अंदर मूव हो रहा था। यह नज़ारा दिखने में इतना वल्गर था कि जैसे कोई जंगली भेड़िया किसी को नोच रहा हो। उन लोगों का वक्त ऐसे ही गुजर रहा था, लेकिन वह ये बात नहीं जानते थे कि कोई उन पर शुरुआत से ही नजर रख रहा है और उनका वीडियो बना रहा है। रावत विला। दूसरी ओर रावत विला में हर्षवर्धन काफी चिंतित था। वह अनाया को मना रहा था कि वह उसके साथ उसे भी ले जाए बैंकॉक, लेकिन अनाया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह हर्षवर्धन के सिर पर हल्का सा किस करते हुए बोली, शांत हो जाओ हर्ष, मुझे बस कुछ काम है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मैं कोई वहां पर हमेशा के लिए नहीं जा रही। वहीं ये सुनकर हर्षवर्धन उसके होठों पर किस करते हुए नाराज आवाज में बोला, बीवी इस तरह से बात मत करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा ख्याल भी अपने जहन में भी मत लाना कि तुम मुझसे दूर हो सकती हो। अनाया उसे हल्का सा किस करते हुए बोली, शांत हो जाओ, अभी मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे एक बात याद रखना, दुनिया के लिए मैं अभी भी इंडिया में ही हूँ और विला से बाहर नहीं गई हूँ, इसीलिए वक्त पर काम से घर आना भूलना मत। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे गले लगाते हुए बोला, जरूर बीवी, जैसा तुम कहो, अब तुम्हें निकालना चाहिए। अनाया विला से ही खुफिया रास्ते से बाहर जाने वाली थी। उसके साथ साथ जबरदस्ती दोनों रोबोट भी जाने वाले थे। यहाँ तक कि सेक्रेटरी बेला भी नहीं जाने वाली थी। बेला की जगह पर पहले ही जॉर्डन ले चुका था। बेला अभी भी मुंबई में रहकर काम संभालने वाली थी। जैसे ही अनाया खुफिया रास्ते से बाहर नलिए बाहर निकली, वही खास तरह का यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड की टीम खड़ी थी। अनाया तुरंत सामने कार में जाकर बैठ गई। दोनों रोबोट भी उसके साथ बैठ गए। कार का काफिला तुरंत ही एक मेंशन के आगे जाकर रुकता है।
अनाया अंदर गई और उसने अपने कपड़े बदले। पहले जहां वो एक क्यूट बाबी गर्ल की तरह प्यारी लग रही थी, उसके कपड़े भी काफी प्यारे थे। अब उसका बिल्कुल ऑपोजिट, उसने पूरे काले कपड़े पहने थे, वह भी काफी यूनिक तरह की ड्रेस पर लॉन्ग बूट और लॉन्ग लेगर जैकेट पहना था। हाथ में ग्लव्स, दस्ताने, चेहरे पर मास्क, बालों में पोनी और आगे तक टोपी पहनी थी। इस वक्त उसका और भी काफी खतरनाक हो चुका था। वह अपने रोल में आ चुकी थी, यहाँ तक कि दोनों रोबोट का हुलिया भी बदल चुका था। वह तुरंत ही वहां से प्राइवेट जेट की ओर बढ़ गई। उस विला के पीछे ही बहुत बड़ा ग्राउंड था, जहां पर एक प्राइवेट जेट मौजूद था। वह लोग किसकी भी नजरों में आए बिना बैंकॉक के लिए निकल गए। जिंदल विला में आज जिंदल विला में सुबह सुबह ही हर कोई नीचे इकट्ठा हुआ था। पिछली रात जब से हर्षद जिंदल को रेशमा की पिछली जिंदगी के बारे में पता चला था, तब से ही वह गुस्से की वजह से बिखका चुका था। अगर आकाश जिंदल ने उसे समझाया नहीं होता तो वह अब तक राठी परिवार का बैंड बजा चुका होता। हर्षद जिंदल अपने कमरे में रेशम को गौर से देख रहा था। वह दोनों अभी भी बिस्तर पर ही लेटे हुए थे। अनाया के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि रेशमा की तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक वह ऑफिस नहीं जाएगी, इसलिए रेशमा अभी तक उठी नहीं थी और हर्षद जिंदल गौर से रेशमा को देख रहा था। थोड़ी ही देर में रेशमा की भी आंखें खुल गई। वह भी एक टक हर्षद को देख रही थी। जैसे ही उसकी नजरें हर्षद के शरीर पर पड़ी, उसने अपनी नजर चुरा ली। दरअसल हर्षद जिंदल ने कुछ नहीं पहना था, क्योंकि पिछली रात जब वह अपनी बेचैनी में रेशमा के पास आया था तो उसने रेशमा को बहुत सारा प्यार किया था। उसने रेशमा को कुछ भी कहने का मौका तक नहीं दिया और उसके साथ इंटीमेट हुआ था। हालांकि वह वाइल्ड नहीं था, लेकिन उन दोनों की रात काफी खूबसूरत गुजारी थी। रेशमा ने भी कुछ नहीं पहना था, बस सफेद चादर अपने ऊपर तानी हुई थी। रेशमा हल्की सी नजर चुराते हुए बोली, अब मुझे इस तरह से देखना बंद भी करो और जाओ, काफी सुबह हो चुकी है। नीचे हर कोई उठ चुका होगा, सब लोग क्या बातें करेंगे। ये सुनकर हर्षद उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, क्या बातें करेंगे? दोनों कपल मौज मस्ती करेंगे। आखिरकार उन्हें भी प्रमोशन चाहिए। वह तो कब के इंतजार में बैठे हैं कि हम उन्हें दादा दादी बनाएं। वही यह सुनकर रेशम की नजरें झुक गई। उसे शर्म आने लगी। रेशमा को सच में नहीं लगा था कि हर्षद इतना बेशर्म हो गया। पिछले कई वक्त से वह साथ रहते थे। हालांकि शादी के वक्त उनके अंदर ज्यादा रोमांटिक भावना नहीं थी, बस दोस्त थे। लेकिन वक्त गुजरता रहा, उन्हें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगी। हालांकि भले ही दोनों ही मैच्योर थे, लेकिन उन दोनों की ही पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वह अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे एक्सप्रेस करने लगे तो रेशम का स्वभाव शर्मिला हो गया। जहां वह कंपनी संभालते वक्त हर किसी पर डोमिनेटिंग आभा छोड़ती थी, वही हर्षद जिंदल के सामने वह एक प्यारी मासूम लड़की बन जाती थी जो हर्षद जिंदल पर डिपेंड हो। और हर्षद जिंदल जो बाहर साख कमांडो था, वह रेशमा के सामने बिल्कुल ही बेशर्म बन जाता था। हर्षद की यह साइड शायद कभी किसी ने नहीं देखी होगी। इन लोगों का भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमारे हीरो हीरोइन था। फर्क सिर्फ इतना था कि हर्षवर्धन और अनाया के बीच उम्र का फासला था, लेकिन उन दोनों की सोच और तजुर्बा एक जैसा था। जहां अनाया एक जन्म की कराई थी तो उसकी मैच्योरिटी काफी ज्यादा थी, तो वही हर्षवर्धन अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा मैच्योर था। इसीलिए उन दोनों की जोड़ी अजीब नहीं लगती थी। लेकिन यहाँ हर्षद जिंदल जब रेशमा को छेड़ता था तो रेशमा को सच में अजीब सा महसूस होता था। इसलिए वह अपनी जगह से खड़ी हुई और पास में पड़ा हुआ बाथरॉब उठाकर सीधे ही वॉशरूम में भाग गई। उसे अब हर्षद जिंदल से कोई बहस नहीं करनी थी और हर्षद जिंदल भी प्यार से अपनी बीवी को देख रहा था। जैसे ही वह वॉशरूम में गई, हर्षद जिंदल अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक साइड जाते हुए अपना फोन निकालकर किसी को रिंग की। सामने से एक रोबोटिक आवाज आए, अंडरस्को आप जिस व्यक्ति को संपर्क कर रहे हैं वह आउट ऑफ नेटवर्क के बाहर है। इसे सुनकर हर्षद जिंदल की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वह अनाया को फोन कर रहा था। उसे अनाया से कुछ बात करनी थी, लेकिन अनाया का फोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था, जिस वजह से उसने हर्षवर्धन को फोन लगाया। हर्षवर्धन जो अब तक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था, वह इतनी सुबह हर्षद जिंदल का फोन उठाते हुए बोला, क्या बात है? तो हर्षद जिंदल गंभीर आवाज में बोला, अंडरस्को प्रिंसेस कहाँ पर हो? वह फोन क्यों नहीं उठा रही? तो हर्षवर्धन बोला, वह किसी इमरजेंसी के लिए बाहर गई है। क्या बात है? उसने कहा है कि कुछ वक्त तक राठी परिवार को तुम लोग ही संभालो।
वह आगे का काम वहां से वापस आकर करेगी। तब तक के लिए तुम्हें राठी परिवार के साथ जो करना है वह कर सकते हो, बस ज्यादा आगे मत बढ़ना। ये सुनकर हर्षद जिंदल थोड़ा चिंतित आवाज में बोला, ठीक है। वैसे प्रिंसेस कहाँ पर गई है? क्या कोई खतरनाक जगह है? तो हर्षवर्धन बोला, वह बैंकॉक गई है, जरूरी काम की वजह से। ये सुनकर हर्षद जिंदल गुस्से में बोला, तो फिर वह अकेली क्यों गई है? तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए था, या फिर अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं था तो मुझे इन्फॉर्म बता कर देते हैं, मैं या आकाश चले जाते हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, मैं तो खुद जाना चाहता था, कल से कह रहा था कि मुझे अपने साथ लेकर जाए, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा जिद्दी है। उसने ही मना किया कि वह अकेली जाएगी, उसे कुछ काम है। उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ गया तो बाहर यह न्यूज़ फैल जाएगी कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, और वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि वह इंडिया से बाहर गई है। ये सुनकर हर्षद जिंदल बोला, अंडरस्टैंड, ठीक है, उसका ध्यान रखना। अगर कोई इमरजेंसी हो और मदद चाहिए तो इन्फॉर्म करना। पिछली बार की तरह सब कुछ उसे अकेले मत संभालने देना। ये सुन हर्षवर्धन ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस हाँ ने जवाब देकर फोन रख देता है। हर्षवर्धन जो रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था, उसके जहन में अनाया की याद आ गई। उसे पता था कि अनाया को फोन नहीं लगेगा। उसने तुरंत अपने हाथ में पहनी हुई रोबोटिक वॉच को एक्टिवेट किया ताकि वह अनाया की आवाज सुन सके, लेकिन उसे बस खामोशी सुनाई दी। उसे लगा अनाया सो रही होगी थकान की वजह से, इसलिए वह ज्यादा चिंता नहीं करता और अपने काम के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर जिंदल विला में हर्षद अपनी बीवी को लेकर नीचे आया। अब तक सभी लोग ब्रेकफास्ट करना शुरू कर चुके थे, हर कोई ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी मोहन जिंदल अपनी बहू से पूछते हैं, वैसे आरती बेटा, हमारी प्रिंसेस कहीं नजर नहीं आ रही है? कहाँ पर है? कल देखा था, उसके बाद तो वह नजर ही नहीं आई। शाम को डिनर के वक्त भी वह घर पर नहीं आई थी। सब कुछ ठीक तो है? ये सुनकर आरती जिंदल बोली, हाँ पापा जी, वह गुड़िया हर्षवर्धन बेटा के साथ थी। उसने इन्फॉर्म किया था कि वह नहीं आने वाली। क्या जिंदल परिवार जो पता चलेगा कि अनाया इंडिया में नहीं है? और क्या राठी परिवार का असली चेहरा आएगा सामने? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।